अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू व शत के पखैर आगले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया है दिन, नई है सुबह, नया है आज़म और उसके साथ हम आपके लिए हाजिर खिदमत है। आज भी कई मौज़ूआत हैं आपके लिए, लेकिन आज की अच्छी बात हम पहले आपके साथ शेयर करते चलें और वो ये है कि जितनी जल्दी करोगे उतनी ही देर लगेगी, तो फिर थोड़ा सब्र से काम लिया करो। हम अक्सर कई चीज़ों में बहुत ही हेस्टीनेस दिखाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, हमें ये कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा, फ़लाँ बंदा मान क्यों नहीं रहा। तो अगर फ़लाँ बंदा नहीं मान रहा या आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यही है कि या तो आपकी तकदीर में वो है लेकिन थोड़ी देर से, अगर अभी मिलेगा तो शायद आधा अधूरा, लेकिन थोड़े दिनों बाद मिलेगा तो शायद पूरा। तो फिर सब्र रखें, जो कहते हैं ना, ठंड रखें। आगे बढ़ते हैं और आज के शो में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सब्र किया जाए, तो मेरे ख्याल से कराची वालों के नसीब में है यही कि वो सिर्फ सब्र पे ही जो है वो टिके हुए हैं। डकैत यहाँ पे इतने आज़ाद हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ लूट मार ना हुई हो। अभी कुछ दिनों पहले एक फुटेज आई थी जिसमें गुलशन इकबाल का एक होटल था जहाँ पे ये काम सारे हो रहे थे और बंदे बैठे हुए थे, आराम से चाय पी रहे थे और बंदे आए और वो लूट के आराम से लेके चले गए। अभी ये देखें, ना घर महफूज हैं, ना दफातर महफूज हैं, ना चाय के ढाबे महफूज हैं और अब स्कूल भी महफूज नहीं है। कोरंगी के स्कूल में मुल्ज़िमान टीचर्स को यरगमाल बनाकर लूट कर चले गए। पुलिस अब तक क्या कर पाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आज हम ज़रूर इस पे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो छोटे बच्चे हैं जिनके सामने सारी चीज़ें हो रही थीं, उन पे क्या इफ़ेक्ट और क्या इम्पेक्ट आया होगा। जब हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, तो मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर है वो एक बड़ा संगीन मसला है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। लेकिन आज शो में हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे जो ऐसे ही बच्चों को तालीम देने के लिए सरगर्म है। इससे पहले भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं स्ट्रीट स्कूल के नाम से, लेकिन अब ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कितना मुख्तलिफ है। इन प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इनकी तवीलुल मुद्दती, इनका लंबा होना इन प्रोजेक्ट्स का बड़ा ज़रूरी है। आपने 1-2 महीने किया और आपने बस नाम बना लिया एंड दैट्स इट, लेकिन इसको आगे लेके चलना कितना मुश्किल है, आज हम शो में इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम इस प्लेटफॉर्म से आपकी मुलाकात मुख्तलिफ आर्टिस्ट से तो करवाते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात इस्लामाबाद की एक ऐसी खातून से करवाएंगे जो केमिकल के इस्तेमाल से फ़न पारे तख्लीक करती हैं। अब ये केमिकल कौन सा है और ये आर्ट कितना डिफ़िकल्ट है, ये हम आज जानेंगे। इसके अलावा बीमारियों से लड़ने के लिए मुदाफ़ती निज़ाम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी डिफेंस वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक बाहरी हमला जो है वो होता रहेगा। अब कुदरती तरीक़ों से क़ुव्वत मुदाफ़अत को कैसे बढ़ाया जाए, शो में आगे चल के इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, जिस तरह इंसान सोचते हैं, समझते हैं, दर्द रखते हैं, तकलीफ़ होती है, इसी तरह जानवर सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। उनके जज्बात और वाबस्तगियाँ भी वैसे ही होती हैं जैसी हमारी होती हैं। बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है, ख़ास तौर पर जब जो पेट्स होते हैं, जब हम उनको पालते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कब वो खुश हो रहे हैं। हमें सिर्फ पता टेल वैग कर रहा है तो फ्रेंडशिप है, लेकिन कब वो गुस्सा हो जाएगा, कब वो उदास होगा, उसको कब भूख लगेगी, एंड इससे जुड़ी कि कब वो बीमार हो जाएगा और उसकी बीमारियों के क्या सिम्टम्स होते हैं और जब वो हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करें, आज हम शो में जानेंगे और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में आज चौथे दिन के खेल का करेगा आगाज़। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेटों पे 407 रन फाइनली उन्होंने बना लिए थे। न्यूजीलैंड की बढ़तरी ख़त्म करने के लिए मजीद 42 रन दरकार है। सोचे कि अगर न्यूजीलैंड को हम पहले रैप अप कर देते तो हम लीड चढ़ा रहे होते, लेकिन पहले तो हमें दाद देनी होगी सरफराज को। इमाम ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। सऊद शकील कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया। ही वॉज गेटिंग ट्रोल्ड कि जी इतना स्लो खेल रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट थी और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए ही शोड हाउ कॉम्पैक्ट अ बैट्समैन इज़। पहली मिड सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। और भी मौज़ूआत और भी रिपोर्ट्स शो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम यही बताएं कि इजरायली नेशनल पार्क्स अथॉरिटी और सिटी ऑफ डेविड फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पर नाबीना शख्स को बीनाई खुदा ताला के हुक्म से दी थी। उस मुकाम जिसे पूल ऑफ साइलोम भी कहा जाता है, 2000 बरसों में पहली बार आवाम के लिए ये खोला जा रहा है। अब ये मकबूजा बैतुल मक़दस के आसार क़दीमा में मदीना तो दाऊद के नाम से मशहूर मकाम है। जुनूब में बरका सलवान पूल ऑफ सलोम के नाम से ये जगह है।
जिसे मसीही और यहूदी इंतहाई अहमियत का हामिल समझते हैं। अच्छा, बाइबल में बयान करदा वाक़यात का मुकम्मल जायज़ा लेने के लिए इसकी मुकम्मल खुदाई की ज़रूरत है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल माहिरीन आसार क़दीमा इस जगह पर खुदाई कर रहे हैं और ये काम मुकम्मल होने तक ज़मीन के इस टुकड़े को हिस्सों में आवाम के लिए खोला जाएगा। ताहम इसमें कई साल जो हैं वो लग सकते हैं। चलिए अब कराची का रुख करते हैं। कराची का इलाका कोरंगी, यहाँ डकैती वारदात का सिलसिला थम न सका। 5 नंबर पर वाक़ निजी स्कूल में मुलजिमान बच्चों के सामने टीचर्स को यरगमाल बनाकर 4 लैपटॉप्स और 10 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लूट कर फ़रार हो गए। 30 दिसंबर को पेश आए डकैती वारदात के बाद असातिज़ा और तलबा के वालिदैन खौफ का शिकार हैं। कराची लावारिस नज़र आता है, कराची किसी का नज़र नहीं आता, कराची का कोई नज़र नहीं आता, चाहे वो यहाँ के तामीरी काम हो, चाहे वो यहाँ की डेवलपमेंट हो या फिर यहाँ का क्राइम रेट हो। लगता नहीं है कि कोई किसी का वाली वारिस है इस शहर में, क्योंकि हमारे पार्क्स महफूज नहीं हैं, इस शहर के ढाबे महफूज नहीं हैं, इस शहर के चायखाने महफूज नहीं हैं, इस शहर के घर महफूज नहीं हैं, इस शहर की 4 दीवारियाँ महफूज नहीं हैं, इस शहर की खुले सड़कें महफूज नहीं हैं और इस शहर के अब स्कूल भी महफूज नहीं हैं। कोई कैसे ये तसव्वुर भी कर सकता है कि मुल्ज़िमान स्कूल के अंदर आए और उन्होंने यरगमाल बनाया असातिज़ा को और सामान लूटा और यहाँ से चले गए। मतलब कि ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपर हाईवे पे कोई अलग थलग सी कोई आबादी है। ये कराची है, कोरंगी है, गुंजान आबाद ये इलाका है। तो सोचें, इस पे जब हम सवाल करते हैं यहाँ के स्टेक होल्डर्स से, तो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि सियासी जमाती है, वो कहती है हम ये करेंगे, वो करने में क्या बिजी हैं अब हम आपको ये बताते हैं ना। एमक्यूएम एक तरफ तो कराची के लोग जो हैं वो लुट रहे हैं, दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने जमात इस्लामी को 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। जमात इस्लामी ने अपना अलग ही मौक़िफ़ पेश किया है। मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात से इनकार कर दिया है। PSP ने एहतजाज में शिरकत की हामी भर ली है। इस सब पे ये जो गेम चल रही है, आपको याद होगा ना कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। पहले ज़रा खुर्शीद आलम की इस पे हम रिपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन पहले ज़रा हम ब्यूरो चीफ कराची असलम ख़ान से बात कर लेते हैं। असलम भाई, इससे पहले हमने ज़रा कराची की वो दिगरगू हालत ज़ार वो भी दिखाई। एक जानिब मैं देख रहा हूँ कराची के स्कूल तक लुट रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से सब मिल भी रहे हैं, मिलते हुए भी एक नहीं हो रहे हैं। तो पहले ज़रा सियासत पे गुफ्तगू ज़रा शुरू करते हैं, लेटर ऑन फिर ज़रा हम कराची के मामलात पे मज़ीद बात करते हैं। कोशिश की जा रही है धड़ों को मुत्तहिद करने की, लेकिन ये मिशन इम्पॉसिबल जो होता जा रहा है, आपको लगता है कि ये चीज़ आगे चल के इस तरह बन पाएगी जिस तरह बनाई जा रही है, अगर मुत्तहिदा धड़ों को मुत्तहिद करने की बात करें तो? देखिए, पहले भी फैसल कोशिश की गई थी कि मुत्तहिदा दलों को एक साथ इकट्ठा किया जाए, कोशिश थी कि एमक्यूएम को ही मजबूत किया जाए, लेकिन माजी में वो कोशिश नाकाम रही थी। इस बार भी जब हमारी बात हुई मुख्तलिफ रहनुमाओं से, तो एक क़यादत का बड़ा मसला है। गवर्नर साहब ये ज़रूर कहते नजर आते हैं कि फारूक सत्तार साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अमलन अभी तक नजर नहीं आती। नवंबर के शुरू में हमारे शो में ये बात सामने आई थी कि इस तरह की कोशिश हो रही है, और आप देख सकते हैं कि वो दिसंबर भी गया, नवंबर भी गया, अब जनवरी का आगाज़ भी हो गया है, लेकिन अभी तक वो कोशिशें कामयाब नहीं। कोशिश ज़रूर हो रही है, उसको वो ठहरी नहीं है। लेकिन फिर इसी दौरान एक मामला ये जो बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को शेड्यूल है, और उसका जब मामला आया, और एमक्यूएम की इस वक्त कोशिश ये है कि हल्का बंदियों के बगैर ये इलेक्शन ना हो, कम से कम 73 यूनियन कमेटियों की तादाद बढ़ाई जाए और पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हुआ तो एमक्यूएम को नुकसान होगा। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि जो एमक्यूएम की या अक्सरती इलाके जो वो समझती है कि अब उसके, हालांकि अब वो उतने उसके रहे नहीं है कि वहाँ पर जो एक यूनियन कमेटी है वो तकरीबन 80-90 हज़ार में बन रही है, और दीगर मुखालिफ जो जमात बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की वो बात करती है, वहाँ पर जो यूनियन कमेटी बन रही है वो 25 से 30 हज़ार में बन रही है। तो 3 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन अगर पीपल्स पार्टी के मुंतखब होंगे तो एमक्यूएम का 1 होगा। एक वजह तो ये है। लेकिन जो सवाल आपने किया क्या इकट्ठे होंगे, तो लगता ही है कि अगर वो इकट्ठे हुए भी तो वो एक आर्जी इत्तेहाद की सूरत या सीट एडजस्टमेंट वाली बात होगी। कोशिश यकीनी तौर पर की जा रही है, इसलिए कि जो 2018 के बाद 2022 तक जो इलेक्शन हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए, वहाँ पर
मुख्तलिफ सियासी जो ग्रुप थे वो एमकेएम बिल्कुल से हम बात करें कि उसके जो धड़े बंदी की सूरत में वो वोट बैंक बुरी तरह मुतासर हुआ है और सीट हासिल करने में कामयाबी नहीं हो सकी है। बड़ी मुश्किलात रही हैं। कोरंगी की सीट की हम बात करें, एमकेएम ने वापस ली तो महज 65 वोटों के जीत से, और एमकेएम के लिए कोई बड़ी जीत नहीं थी। तो कोशिश इसीलिए हो रही है कि वोट बैंक का जो नुकसान हुआ है उसको अब किसी तरह बचाया जाए। तो इस वक्त अगर आप बात करें कि क्या हो सकता है, तो जाहिर है कि जो क़यादत वाला मामला है कि सरबराही कौन करेगा, लीडर कौन होगा। जब हमारी बात हुई है मुख्तलिफ रहनुमाओं से, हम बात करें, गवर्नर साहब से भी बात करें, दीगर जमातों की जो सरबराहान से बात करें, तो जो लीडर है वो हर एक लीडर चाह रहा है कि उससे सरबराही मिले। बात की जा रही है कि सब मिलकर काम करें, कराची की तरक्की के लिए काम करें, लेकिन देखिए नजर नहीं आ रही है वो जो एक ख्वाहिश जो आपने बात की कि कराची के मसाइल इतने हैं। हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जो हालत है वो मैं कहता हूँ कि माजी में कभी भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी कोशिश जरूर कर रही है कि असलम भाई, मैं अगर इसको शॉर्टन करूं तो कराची के लोग मरते रहें, लुटते रहें, पिटते रहें, लेकिन क़यादत किसके पास जाएगा, कौन करेगा रहनुमाई, मैं यहीं रुक जाता हूँ, उससे आगे नहीं जाता हूँ। मामला यहीं पे अटका हुआ है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब ज़रा ये बताएं कि एक ये तासुर भी दिया जा रहा है कि ये अचानक से जो शीरो शकर हो रहे हैं सारे, और अब 6 महीने पहले एक दूसरे को ये शक्ल दे, आप यू नो इट बेटर, एक दूसरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए नहीं थे। मैं अंदर की बात बताऊं, हमने बड़ी कोशिश की इकट्ठे लोगों को बुलाने की, मना करते नहीं जी ये नहीं आएगा तो मैं, ये आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, और वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये सब अचानक से जो हो रहा है, इस पर ये दिया जा रहा है एक रीज़न कि ये सब PTI को स्वीप ऑफ करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए कोशिश ज़रूरी तौर पर होती है। देखें जो इस वक्त मामलात हैं उसमें यकीनी तौर पर कोशिश होगी कि 14 सीटें, 30 सीटें सूबाई असम्बली की, 14 कौमी असम्बली की अगर सीटें जिस तरह मिली हैं, और एक लहर भी चली थी 2018 में, तो वो सूरत हाल दोबारा ना हो। फिर एक ये भी तासुर दिया जा रहा है कि चूंकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक अक्सरती जमात बन गई है पूरे सूबे में, और कोई उसकी जो मजबूत अपोजिशन है वो रही नहीं है। PTI के हवाले से कहा जा रहा है कि उसने इस तरह किरदार अदा नहीं किया सिंध असम्बली में, तो कराची के मामला पर भी शायद उस तरह किरदार अदा ना कर सके। और MQM ने मैं कहूँगा कि प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिक्स में जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये एक बात ज़रूर की जा रही है कि प्रेशर ग्रुप के तौर पर दोबारा फाल किया जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो सलाहियत अब रही नहीं है। इसीलिए अब आप देखें कि पहले तो धड़ेबंदी हुई और अब उन धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इसमें एक वजह ये भी है जो आपने बात की कि क्या PTI को बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो पीपल्स पार्टी है उसको भी बहुत ज़्यादा फ्री हैंड है। तो कराची में एक मजबूत अपोजिशन की सूरत में ज़रूरी है कि ग्रुप को भी मजबूत किया जाए। लेकिन बात यह कि जब तक आप यही तय ना करें कि क़यादत किसके पास होगी, तो फिर आप कैसे इकट्ठा होंगे। और आप ये भी देखें कि जब खालिद महबूब सिद्दीकी साहब से सवाल हुआ था आज से 4 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपका इंतजाम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई इत्तेहाद कर रहा है तो वो हमसे राब्ता तो करे। तो 2 महीने बाद नवंबर दिसंबर जो कोशिशें हो रही थी, उसके बाद भी अगर एक पार्टी जिसमें दूसरों ने जम होना है या दूसरों ने उसके साथ एक कोलिशन बनानी है, वो ये बात करें कि हमें तो अभी हमसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया उस जमात ने, तो फिर उसको आप अंदाजा लगा लें कि अभी भी कितना फासला है। पाक सदमीन पार्टी के चेयरमैन, हाँ असलम भाई, वो मसला ये है कि ये जो मैं इस वक्त हम फुटेज भी दिखा रहे हैं ना, सब आपस में हंसते हैं मुस्कुराते हैं। अनीस कायम खानी जो है वो रऊफ सिद्दीकी को हंसते मुस्कुराते देख रहे हैं, रऊफ सिद्दीकी जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को हंसते मुस्कुराते देख रहे हैं। ये इनके जो फॉलोअर हैं ना, ये पूछेंगे इनसे कि 6 महीना साल पहले जो आपने एक दूसरे की जो लोगों में नफ़रतें पैदा की थी वो अब क्या हुआ, और जिसका हमें कहा जाता है कि हम वर्कर्स इजलास बुला के बात करेंगे। सर ये सारी कोने की बातें, रियलिटी चेक जो है ना वो बड़ा, आज भी आप लांढी चले जाएं या आप सरा 8-9 चले जाएं, हालात ऐसे हैं कि वो बताने के जो है ना लायक नहीं है। तो अब ऐसे में असलम भाई MQM जो है वो कहाँ तैर रही है? नून लीग नाराज़ है, PTI से तो पहले ही वो अपनी जान छुड़ा चुके हैं, जमात इस्लामी से मिलते हैं तो जमात इस्लामी भी इनको जो है वो नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा देती है, और नून लीग जैसे मैंने कहा कि वो भी मिल नहीं रही है, वो भी नाराज़ है। तो ऐसे में ये वाला धड़ा मिल के कुछ कर पाएगा या ऐसे ही फ्लोटिंग रहेगा? ये फ्लोटिंग रहेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकेगी। ये मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो आपने बात की कि जो अवामी मकबूलियत है वो नहीं है, और जो इंतहा पर पहुंचे हैं 6 महीने में, जिस तरह अब मीडिया, सोशल मीडिया, और जिस तरह एक मैं कहूँगा कि लोग भी हर चीज़ को अब महसूस करते हैं, उस पर बात भी करते हैं। पहले तो ज़ाहिर है कि वो चीज़
इस तरह खुलकर लोग बात भी नहीं करते थे, खुलकर तनकीद भी नहीं करते थे। कोशिश देखें, कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि कोई चीज नहीं होगी और कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो कराची में जिस तरह एक एमकेएम ने अपना उरूज देखा 85 के बाद से, अगर हम देखें कि 2000 हम कह सकते हैं 2016 तक, 2018 के इंतखाबात में तो यकीनी तौर पर सूरत हाल मुख्तलिफ हुई। जो कही जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें, कोई बस पर्दा ताकतों की हिमायत वगैरह, वो होगी, लेकिन देखिए कराची में तब्दील हुई हैं चीजें, और उसकी बड़ी वजह, मैं और आप कराची की सड़कों पर सफर करते हैं, हम दफ्तर के कामों से बाहर निकलते हैं, हम लोगों से मुलाकात करते हैं। इस शहर में देखें सूरत हाल क्या हुई है। 2010-12 के बाद इस कराची में आपको बड़ा मंसूबा बता दें, एक वफाक के ताउन से ग्रीन लाइन मुकम्मल हुआ, जिसको 2 साल में बना था वो 6 साल में बना। एक ऑरेंज लाइन मुकम्मल हुई, जिसको 3 साल में बना था वो 5 साल में बना। 4 किलोमीटर का एक मंसूबा, 7 किलोमीटर का एक मंसूबा। इसके अलावा बड़े मंसूबे बता दें। हाँ, पुल बने 2-3, शर्जील अहमद साहब ने उनका इफ्तिताह किया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अब 4 अरब रुपए की सड़कें अब लगाई जा रही है पेच वर्क के लिए, और कुछ पहले भी रखे गए थे 15 अरब रुपए, फिर सैलाब आया, उस पर बड़ी तबाही हुई। कराची पर तवज्जो नहीं है, और कराची पर तवज्जो ना होने से उसका जिम्मेदार लोग पीपल्स पार्टी के साथ साथ एमकेएम को भी समझते हैं। जो आपने बात की कि हम लांडी चले जाए, हम कोरंगी चले जाए, तो लोग अब बड़े सवाल करते हैं या लोग समझते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि अब लोगों के जहन में ये आ रहा है कि जो पीपल्स पार्टी अगर जिम्मेदार है 30 साल से इक़्तिदार में, तो एमकेएम भी जिम्मेदार है। अच्छा, एमकेएम के धड़ों की बड़ी एक, मैं कहूँगा कि बदकिस्मती, अब जब इंजमाम की बातें हो रही हैं, लेकिन 6 महीने पहले तक वो जो कहते रहे, अब वो सामने भी आएगा, लोग उस पर सवालात भी उठाएंगे। सवालात तो इजलास आप बुला लें। बिल्कुल। और असलम भाई, इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल ये है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे इस बार, चौथी मरतबा होंगे, या फिर एक बार फिर ये रद्द हो जाएंगे? देखिए, अगर आप बात करें कि इस वक्त 9 जनवरी बड़ी अहमियत की हमें लोग की, वहाँ सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी हल्का बंदियों के हवाले से एमकेएम की, उस पर नोटिस जारी हुए हैं, वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ 9 जनवरी को एमकेएम ने एक रैली भी निकालनी है। साबिक सदर जरदारी साहब की कोशिश है कि एमकेएम को मना लिया जाए किसी तरह, लेकिन उनकी जमात खुद अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए 15 जनवरी को। वो चाहती है कि अब हो जाए। उनका ख्याल ये है कि इस वक्त उनके लिए एक सूरत आइडियल है कराची और हैदराबाद में, वो कुछ ना कुछ टफ टाइम देने में कामयाब होंगे माजी के मुकाबले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शायद अब वो ये समझ रही है कि माजी के मुकाबले में पहली बार वो बहुत मुश्किल सूरत हाल से होगी। 2018 से अगर हम इस वक्त तक बात करें, तो एमकेएम अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, बड़े मुश्किल हालात होंगे। इस तरह की सूरत हाल का एमकेएम को 85 से लेकर 2016 तक कभी भी सामना नहीं रहा था। पहली बार ऐसा होगा कि उसको बड़ा सख्त हरीफ, उसको एक नहीं मुख्तलिफ सख्त हरीफ मिलेंगे। कराची के अंदर उसकी जो मैं कहूँगा कि बादशाहत को, उसकी रेट को चैलेंज करने वाले मौजूद है, पहले कोई नहीं था। पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन हो जाए। अगर हम बात करें कि पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सरबराह हो, सईद गनी साहब हो, बिलावल भुट्टो हो, जरदारी साहब हो, या दीगर क़यादत हो, पूरी तरह तैयार है। लेकिन एमकेएम की पूरी कोशिश, और एमकेएम देखें बड़ी मजबूत इत्तेहादी है वफाक में, और कुछ गारंटी भी उसने ली थी अप्रैल में, जब वहाँ पर तब्दीली हुई थी वफाक में, तो कुछ मुआहदे हुए थे, कुछ यकीन दहानियां हुई थी। उसी की बदौलत आज यहाँ तक मामला इनके आगे बढ़े। एमकेएम की वापसी की कोई बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है सिंध गवर्नमेंट में, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में यकीनी तौर पर उसकी ख्वाहिश है कि वो कराची में देखिए, कराची में अगर वो वापस आती है एमकेएम, तो उसको टारगेट अगला होगा कि उसने फिर इंतखाबात में कुछ नुमाया काम करके आगे बढ़ना है। लेकिन असलम भाई, दिल्ली दूरस्थ, बहुत दूर नजर आ रहा है, और देखते हैं कि जी आगे क्या कर पाती है एमकेएम शहर के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो कि सियासी हालात पे अपने बात की, अब आपको कुछ और भी बताते हैं, और वो ये कि अमरीकी सफारत खाने के वफ़द ने करतारपुर राहदारी का दौरा किया, लंगर भी खाया। वफ़द में कौन कौन शामिल था और क्या मनाजिर थे, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइए। जी बिल्कुल, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत करतारपुर राहदारी को, जहाँ पे दुनिया भर से सिख अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं, तो वहीं पे सियाह भी करतारपुर राहदारी का विजिट करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पर अमरीकी सिफारत खाने के वफ़द ने करतारपुर का विजिट किया, जिसमें केवन चंद पॉलिटिकल ऑफिसर, कार्ल रोजर्स, डिप्टी पब्लिक ऑफिसर शामिल थे, जिनको इंतजामिया की जानब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ करतारपुर पहुंचाया गया। करतारपुर इंतजामिया की जानब से वफ़द का
भरपूर इस्तकबाल किया गया और मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। लंगर जो वफद था उसने लंगर के इसरार पर उनको लंगर खाने से खुसूसी तौर पर लंगर भी करवाया गया। इसके साथ साथ पाक भारत सरहद जो 0 पॉइंट थी वहां पे जाके इस वफद ने अपनी जो यादगारी तस्वीरें हैं वो भी बनाई हैं। वफद ने करतारपुर को दुनिया भर के लिए अक़लियतों के जो तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है पाकिस्तान में एक जिंदा मिसाल करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुशामदीद। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में निज़ाम तालीम का फुक़दान है, इसकी वजह से बच्चे तालीम हासिल करने और स्कूल जाने के बजाय मुलाजमत पर चले जाते हैं। इसके अलावा भी जो मुल्क में गुरबत का आलम है और जो हमारे सरकारी स्कूल की सिचुएशन है वहाँ तो फिर क्या ही कहने। अब लोगों के हुकूक़ का कोई पुरशान हाल नहीं है, वहाँ बच्चों के हुकूक़ की कोई भी बात नहीं करता। लेकिन ऐसे में एक खातून ने बच्चों के लिए न सिर्फ आवाज़ उठाई, अमली इक़दाम भी उन्होंने किया। समाजी कारकुन आमना उमैर ने 2014 में मज़दूर बच्चों के लिए स्ट्रीट स्कूल का आगाज़ किया। तो चलिए आमना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। और मुझे आमना ये बताइए कि व्हाट लेड यू टू डू दिस। ज़िंदगी में हर कोई के ना एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ आई कि आपने कहा कि मुझे इस सब्जेक्ट पे काम करना है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर और आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी हेयर। ऐसा है कि 2014 में जब मैंने ये स्टार्ट किया तो आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, और बैचलर्स में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर आप अपना साथ साथ कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं। तो उस कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम में व्हाट आई डिड कि मैं साथ साथ जब वहाँ पर जाती थी स्लम्स में, तो वहाँ बहुत सारे बच्चों के अंदर आप कह लें कि उनको एजुकेशन के बारे में कोई नो हाव नहीं थी। लाइक हम लोग तो तालीम की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हमने यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया, लेकिन जो वो एक चंक है उसको तालीम का कुछ पता नहीं है। तो व्हेन आई वर्क देयर, और जब मैंने उनके साथ काम किया, उनसे बात की, तो फिर जब उनसे थोड़ी सी आप कह लें कि थोड़ी सी जब दोस्ती होती है बच्चों से, तो फिर वो अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। तो जब उन्होंने बताना शुरू किया तो उनके अंदर एक ऐसा स्पार्क था एजुकेशन का जो वो हासिल करना चाहते थे तालीम के, वाकई हम भी कुछ बनना चाहते हैं। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी वो कम्युनिटी सर्विस 3 वीक्स की थी वो तो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने जब घर में शुरू किया, अपने आसपास जितने भी लोग थे उनके साथ मेहनत कोशिश करना शुरू की, तो कुछ 4-5 बच्चे घर में आने लग गए। अब वो घर में जब मैं उनको पढ़ाने लग गई और फिर सारा कुछ, तो वो आपस में एक दूसरे को बताते थे, तो फिर ये मतलब सिलसिला बड़ा होता चला गया। और फिर शुरू में मेरे पास इनिशियली जब हमने छोटी सी एक जगह ली, वहाँ पर मेरे पास 30 बच्चे हुए, और अब माशाल्लाह आई हैव 175 चिल्ड्रन, और ये 3 डिफरेंट कोहोर्ट्स में स्कूल में आते हैं। सुबह जो 6 बजे वाला है उसमें जो गर्ल चाइल्ड मेड्स है हमारी, जो आपने देखा होगा लोगों के घरों में बच्चियाँ होती हैं, काम करती हैं, छोटी छोटी होती हैं, तो वो वाली बच्चियाँ सुबह के स्लॉट में आती हैं क्योंकि उन्होंने 8:30-9 बजे अपने वापस जाना होता है कामों पर। तो उसके बाद फिर दोबारा जो बच्चे आते हैं वो नॉर्मल स्कूल के होते हैं। उसके बाद फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 11-12 बजे दुकानों से छुट्टी होती है, तो फिर 11-12 बजे वो वाले बच्चे आते हैं। तो ये एक सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी जो एलिमेंट है वो ये है कि इनकी जो पेरेंट्स होते हैं वो नॉर्मली खुदा न खास्ते हैं तो उनके वालिद नहीं होते हैं, या ऑर्फन्स होते हैं, या उनकी मदर सिंगल्स होती हैं। तो उन ख़वातीन के लिए अभी हमने रिसेंटली एक छोटा सा वेंचर शुरू किया है जिसके अंदर वो लोग कुकिंग सीख रही हैं और दूसरे एंड पे वो लोग सिलाई सीख रही हैं, ताकि अब ये वाली जो मदर्स हैं वो एक तरफ तो उनके बच्चे थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर लेंगे, तो ज़ाहिरी बात है इवन इफ़ यू आर यू नो ऑन फूड वेंचर कि कहीं पर आपने अपना कोई खाना बेचना है कुछ भी, तो उसके लिए आपको बेसिक एजुकेशन की तो ज़रूरत है, उसके अंदर आपको बेसिक न्यूमरेशन की तो ज़रूरत है। तो अगर बच्चा अपनी माँ को हेल्प कर रहा है न्यूमरेसी में या स्किल्स में, तो वहाँ जो माँ है वो अपनी स्किल्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है। आमना, तो ये एक पूरा जो मॉडल है, आपने मुझे बताया, दोबारा से मुझे बताइएगा फॉर द पीपल, कितने बच्चों से आपने स्टार्ट किया और अब कितने हो चुके हैं? जी, आई स्टार्टेड इनिशियली विद ओनली 6 चिल्ड्रन जो मेरे गैराज में थे। उसके बाद 40 का हमने पहला स्कूल बनाया, अब 175 बच्चे हैं, और जो मेरी पायलट क्लास है वो क्लास 4th में है अभी, क्योंकि वो जो पहले के 2 साल होते हैं उनके वो तो सिर्फ यही होता है। और क्योंकि ये बच्चे उस तरह नहीं है जैसे नॉर्मली हम स्कूल्स में जाते हैं एक बच्चे को मॉन्टेसरी में इनरोल कराने के लिए, तो वो बच्चा क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैप्पी होता है कि जी मुझे स्कूल आना है। तो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ये होता है कि पहले तो बच्चे को बताना पड़ता है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, काउंसलिंग करनी पड़ती है शुरू से ये देखा होता है कि अगर मैं
जी, कि मैं अगर थोड़ी-सी मेहनत करूँगा या अगर मैं कहीं पे थोड़ी बहुत मजदूरी करूँगा तो मुझे तो फ़ौरन से पैसे मिल जाने हैं। तो यहाँ पर उसको पहले इस चीज़ की एक डिफ़रेंस सिखाना पड़ता है कि क्या तुम्हारी एजुकेशन इसके अंदर क्या एक एनलाइटमेंट लेकर आएगी, क्या ऐसी क्या चीज़ है जो तुम सिर्फ़ तालीम से हासिल कर सकते हो। ओके। वो खाली पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो तुम तब भी कमाओगे, बट अभी थोड़ी-सी तुम्हें नो-हाउ होनी चाहिए, अपने सिग्नेचर्स आने चाहिए। जब हम उसको अपने नॉर्मली होता है कि जब एक लड़का आता है ना, अभी एक बहुत बड़ा लड़का है, ही इज़ 18, वो भी मेरे स्कूल में है, अभी उसका शनाख्ती कार्ड बना है। अब वो क्या है कि वो जब आता है तो उसको अपने सिग्नेचर्स करने नहीं आते थे, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम तो काम करते हो और कहते हो कि मैं तो 7 साढ़े 7 तो दिन का कमाता हूँ, तो मुझे तो बाजी ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद में उसने मुझे कहा, जब 3-4 दिन मेरी उससे बात होती रही तो उसके बाद कहने लगा मुझे पढ़ने का वैसे बहुत शौक हो गया है, क्योंकि मैंने उसको सिखाया कि आओ तुम्हें सिग्नेचर्स करना सिखाऊँ। अब उसको अपने नेम के इनिशियल्स भी नहीं आते। लाइक आप सोचें कि आप एक बच्चा जो, क्योंकि वो सोचता है कि हाँ मैंने 500-700 कमा लिया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई में कुछ नील ज़ीरो, क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं गया। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, सब कुछ है, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से एक अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, बट अगैन एनरोलमेंट बहुत बड़ा मसला है। और एनरोलमेंट या तो पेरेंट्स की तरफ से आती है या फिर अगर बच्चे को खुद से शौक हो, और अगर दोनों ना हो तो फिर बच्चे हमेशा से फिर सड़कों पर ही रह बिल्कुल। जाते अच्छा आमना, मैं चाहता हूं कि आपको एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। ऑब्वियसली आपका वेंचर तो इन इटसेल्फ एक सक्सेस है, लेकिन इसके बावजूद होता है ना, जैसे आपने कहा कि दीज किड्स आर नॉट दैट इजी कि उनको काउंसिल करें। मैं चाहूँगा कि एक ऐसी चीज़ के कोई इसमें से निकल के आया नाउ आप उसको प्रेजेंट कर सकें कि वो अब सोसाइटी का एक बेहतरीन पार्ट है आपके पास से पढ़ के। हाँ, अभी क्योंकि मेरे अभी स्कूल अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, जो छोटे-छोटे हमारे माइलस्टोन्स होते हैं, हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाती है। तो अभी आप देखें कि जैसे मैंने बहुत छोटा नंबर है ना कि आपने सिर्फ 4-5 से फिर आप 40 पे चले गए, आपने स्कूल शुरू किया। अब ये वो सारे बच्चे हैं कि वो नहीं है कि जिनको सिर्फ एडमिशन नहीं मिलता। ये सारे बच्चे वो हैं जो कहीं न कहीं आप सोचेंगे, आप कहीं दुकानों पे देखेंगे, आप कहीं वर्कशॉप्स पे देखेंगे, आप कहीं किसी चाय वाले के पास देखेंगे, या आप कहीं नीचे गाड़ियाँ साफ़ करते हुए किसी बच्चे को देखेंगे। ये सब बच्चे वो हैं। अब एक बच्चा जो ऑलरेडी स्कूल में आ रहा है और जब वो अगले दिन अपने 2-3 दोस्तों को लेकर आता है ना कि ये भी पढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ ऑल आई वांट कि आपकी एक ऐसी एनलाइटमेंट, एक ऐसा एनविजन हो कि बच्चों को चाहिए, बच्चे एक दूसरे को बताएं कि हाँ तालीम कितनी ज़रूरी है। यानी चिराग से चिराग जलता जाता है। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि जब आप ज़्यादा सारे, आप अगर छोटे से नंबर पे रहते हैं ना, तो आपका ज़ाहिर बात है कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और अगर आप उसकी एक अच्छी सी आउटरीच नहीं मिलती तो आप ये सोचते हैं कि अच्छा दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो एक अल्लाह ताला की एक आप कह लें कि इतनी अच्छी इसके अंदर एक आप हमें पुश मिला है कि बच्चे से बच्चा बढ़ते जा रहे हैं। और इतने ज़्यादा माशाल्लाह भी हो गए कि हमारे पास जगह स्पेस कम है और इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है कि जैसे बच्चे थोड़ी आगे क्लास में जाएँ तो नर्सरी में फिर थोड़ी सी स्पेस बने। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आप कह लें कि नॉर्मली आपने स्कूल में जाना हो तो एक एज लिमिट होती है ना, मेरे ख्याल से ना यहाँ पे कोई भी बच्चा। आपकी सक्सेस स्टोरी यही है कि अब जगह कम पड़ गई है इन बच्चों के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ छोटे बच्चे अपना, इनफैक्ट वो अपने घर के बड़े होते हैं, वो अपना घर चला रहे होते हैं, वालिदैन कोई बीमार होता है या वालिदा काम पे गई हुई होती है, फिर और दीगर मामलात भी होते हैं ना, तो अब ऐसे में वालिदैन की तरफ से कोई हिंड्रेंस आती है, कोई रुकावट आती है या फिर वो सपोर्ट करते हैं इसको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए हर तरह की डिफरेंट पेरेंट्स हैं ना, अगर इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो हर बच्चे के एक अपने पेरेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट ट्रेट्स हैं। तो कुछ पेरेंट्स बहुत हैप्पीली, कुछ वालिद ऐसे होते हैं जिनको बहुत खुशी होती है कि मेरा इतना बड़ा बच्चा है, वो कुछ पढ़ने लग गया है जी, अच्छा इसको अब मोबाइल पे कुछ करना आ गया, लिखना आ गया, या मेरे को रजिस्टर बनाने लग गया है मेरी शॉप के ऊपर। इसी तरह कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्योंकि वो बच्चे कमा के ला रहे होते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है पढ़ाई की, क्योंकि उनको शऊर ही नहीं है। वो चाहते हैं नहीं आप बाजी आप मेरे बच्चे को ख़राब करिए। कहती भाई मैं ख़राब नहीं करी, हम लोग सिर्फ एक कोशिश करें कि आप ठीक है ये करता रहे। हम ये नहीं कह रहे आप इसको काम छुड़ा के आप इसको 8 बजे से 1 बजे तक मेरे पास भेजें, सिर्फ 10 बजे से 12 बजे तक इन बच्चों की स्लॉट होती है, आप उसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए मेरे पास भेजें। और अगर आपको 2-3 महीने बाद ये लगेगा कि मैं ख़राब करी, आप मत भेजिएगा। और ऐसा अल्लाह का शुक्र अभी तक कभी भी नहीं हुआ। जब वो भेजने लग जाते हैं, मान जाते हैं, तो बच्चे परमानेंटली आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बच्चियाँ जिनकी मैंने आपको शुरू में बात की, जो सुबह सुबह आती हैं,
जो वहाँ पर आपने देखा होगा 24/7 में भी बच्चियाँ रहती हैं ना लोगों के पास। तो अंडर एज तो चले ठीक है, अंडर एज बच्चे रख भी लेते हैं, लोग उनको हायर भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एक जिम्मेदारी होती है, दोनों तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोगों को काम करने के लिए बंदा चाह रहा होता है और पेरेंट्स को पैसे चाहिए होते हैं, तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन होता क्या है कि जो मालिक हैं, जो ख़वातीन हमारे जैसी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है उनको स्कूल भेजने में। लाइक 1-1.5 घंटे के लिए दे आर नॉट विलिंग टू सेंड दोज चिल्ड्रन टू स्कूल, कि आपके बच्चे तो तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आपकी एक बच्ची उसी एज की अगर आपने पास रखी है और अगर उसको कोई मुफ्त तालीम देने की कोशिश करे, या अगर उसके लिए थोड़ा सा 1 घंटा वो अपने लिए निकालती है, तो आप उसको वो भी अलाउ नहीं करते। तो हमें ये भी एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि चले पेरेंट्स तो जो भी करें, लेकिन मेरी तरह के जो फेलो सिटीजन्स हैं उनको ये भी चाहिए कि आपके पास जो बच्चे हैं, आप इनके लिए भी थोड़ी सी कुछ एफर्ट करें, कि अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो उनको आपको थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। हम ना ये आपने पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त उठाया है, बिकॉज हम जितने भी एफर्ट कर लें, सब कुछ कर लें, अगर उन बच्चों के पेरेंट्स मान भी जाएं, तो हमारी सोसाइटी में जिन घरों में, ना सिर्फ घरों में बल्कि जिन दुकानों में, जिन वर्कशॉप्स पे, जिन भट्टों पे वो बच्चे काम करने जा रहे हैं, वहाँ के जो सो कॉल्ड मालिकान हैं, वही उनको कर रहे होते हैं कि नहीं जी तू पहले काम करेगा हमारा और फिर लाइक दैट। अच्छा हम ना, और ये जो कि वो जी आप प्लीज़ कंप्लीट करें, फिर आई विल गिव यू द क्वेश्चन। क्योंकि ये लोग क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं ना, तो आपने थोड़ा सा इनसे बात करने में ना, मुझे लगता है कि उनको समझाना, जो इनके पेरेंट्स हैं वो आसान है, एट टाइम्स इन बाजियों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनके अपने बच्चे चले जाएं स्कूल लेकिन औरों के ना जाए ना। अच्छा मुझे आमना ये बताएं कि डोंट यू हैव अ लाइफ, आप ये करने से सोचती नहीं है कि आपकी अपनी एक ज़िंदगी है और ये आपकी माशाल्लाह अपनी एक फैमिली है, तो वो इससे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होती, या फिर वो भी आपकी सपोर्ट में आती है और कहती है कि लेट्स डू दिस? नहीं, माय हस्बैंड हैज़ बीन अ थॉरो सपोर्ट विद मी इसमें थ्रू आउट, जब से मैंने शुरू किया, क्योंकि मैंने ये एक्चुअली काम शादी के बिल्कुल इनिशियली 1 साल बाद शुरू किया था, तो उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। अभी इससे पहले मैं नॉर्मली बताती हूँ कि मेरी बिजनेस स्टडीज़ मैंने सारी अपनी बैचलर्स की, अभी मैं आई एम डूइंग माई PhD इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, और मेरे जितने भी थीसिस स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे एजुकेशन पे होते हैं, और इन्हीं बच्चों के लिए कोई पॉलिसी इंटरवेंशन करने के लिए ही मैं अपनी PhD करी हूँ, कि शायद चलें ये वाला तो एक काम चलता आ रहा है, बट एक ब्रॉडर लेवल पे, एक आप कह लें कि एक अपने हमारे गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है कि इन बच्चों को भी हम कहीं ना कहीं पॉलिसी इंटरवेंशन में हम इनको पुश कर सकें। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि आपका ये काम जो है वो इसी तरीके से चलता रहे, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, आप समाज के लिए कर रही हैं, समाज के उस सेगमेंट के लिए जिसको बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ। न्यूजीलैंड के खिलाफ नौजवान बल्लेबाजों ने दिखाया पावर शो, सऊद शकील ने बनाई शानदार सेंचुरी। कराची टेस्ट के तीसरे रोज़ पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 9 विकेटों पे 407 बना लिए थे, और अब उनको खसारा जो है वो 42 रन का रह गया है। इस सब पे बात करते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग। आज मैं गुड मॉर्निंग इसलिए कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कल खुशी महसूस हुई है, और क्या ही अच्छा हो कि हम आज ये लीड जो है वो ख़त्म कर दे। ऐसा ना हो कि बस हमने जो आज गुड मॉर्निंग की है ना, वो टीम आके उसको जो है वो गुड को हटा दे और 1-2 ओवर में ही आउट हो जाए। तो कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये 42 रन जो रह गए उसको पहले फटाफट ख़त्म करना? अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी होगा आज आते ही ये 42 रन को ख़त्म करना? देखें जो पहली इनिंग्स में जो 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप थी न्यूजीलैंड की तरफ से, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को काफी हर्ट कर रही है, और ये 42 रन तो अभी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में जितना भी पाकिस्तान इस बर्तरी को कम से कम करेगा, एक तो बर्तरी भी कम होगी, फिर थोड़ा बहुत अगर सऊद शकील 1 घंटा गुजार जाएं तो टाइम भी किल होगा, क्योंकि जितनी भी न्यूजीलैंड की बर्तरी होगी पहली इनिंग्स में, और फिर पाकिस्तान जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग के लिए आएगा, तो यकीनी तौर पर ये जो रन्स हैं ये काफी डिसाइसिव होंगे। तो मैट हेनरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो 100 रन्स की आखिरी विकेट की शराकत थी, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और मैच में इसका किरदार फैसला कुन होगा। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन है वकार यूनुस, उनको टीवी पे सुन रहा था। जो टेक्निक है सऊद शकील की, कल उस पर सारा दिन एक्सपर्ट्स भी बात करते रहे। 100 तो उन्होंने की है, लेकिन ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप
जब भी उनको न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने टारगेट किया वहां वो काफी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी चूंकि उनका छठा टेस्ट है, बहुत अच्छा खेले, लेकिन 336 गेंदों पर उन्होंने 124 रन बनाए। तो एक तरफ तो हमने इंग्लैंड की बैटिंग देखी कि 506 रन उन्होंने एक ही दिन में बना दिए। हम इतनी सुस्त रवि से खेल रहे हैं, तो ठीक है टेस्ट मैच है, 5 दिन का खेल है, लेकिन इस स्टाइल को, जो हमारा इतना सुस्त खेलने का स्टाइल है, उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसको गौर करना होगा कि इतनी सुस्त रवि से एक तो टेस्ट मैचेस फैसला को नहीं होंगे, फिर इतनी ज्यादा बैटिंग करके खुदा न खास्ता आप जल्दी आउट हो जाएं। कल टी के बाद एक मौका ऐसा आया फैसल के 11 ओवर्स में 9 रन बने और 53 रन की जो पार्टनरशिप थी सलमान और सऊद की, उसमें 41 रन सलमान अली आगा के थे। तो सऊद शकील को थोड़ा अपना गियर भी चेंज करना होगा, अपनी बैटिंग की स्पीड बढ़ाना होगी टेस्ट मैच। अच्छा, स्ट्राइक रेट के हवाले से देखें ना तो सिवाय सरफराज के और किसी का स्ट्राइक रेट मुझे इतना खातिर खा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये ओवरऑल एक ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी भट्टी साहब, क्योंकि जब कल सऊद शकील भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे जी बस ये था कि जिस सिचुएशन में मैं आया तो उसमें फंसा हुआ था और ये सारी चीज़ें थी। तो एक जानिब सरफराज का 71 का स्ट्राइक रेट है और दूसरी जानिब शकील सऊद का जो है वो 36 का स्ट्राइक रेट है। तो अब ऐसे में ओवरऑल और आपको ये भी पता है कि ये हमारा आखिरी टेस्ट मैच होगा इस पूरे साल का, साल 2023 का आखिरी टेस्ट मैच होम पे हम खेलने जा रहे हैं। तो आई गेस थोड़ा सा एंटी अप करने होंगे और थोड़ा सा ओवरऑलिंग हमें करनी पड़ेगी इस चीज़ को देखते हुए। और फैसल ये ऐसे वक्त पे 36 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की है। एक दिन पहले ही जो उबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं शाहिद खान आफरीदी, उन्होंने कहा था कि मुझे टेस्ट मैच में 125 से 130 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन चाहिए। तो पाकिस्तान के ये बैट्समैन जो इतनी सुस्त रवि से खेल रहे हैं, अब शाहिद आफरीदी के पास ऐसा क्या मंत्रा होगा कि इनको तेज बैटिंग करवाएं। बल्कि आज एक और इम्तहान है शाहिद आफरीदी का भी कि चाय के वक्फे पे वो वनडे टीम भी अनाउंस करने जा रहे हैं। अब देखना है कि जो टेस्ट मैचेस के नाकाम प्लेयर्स हैं, शान मसूद, हसन अली, वो क्या वनडे टीम में आ सकेंगे। फिर शाहिद आफरीदी ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि कुछ लड़कों के साथ जो माजी में नाइंसाफियां हुई हैं, मैं उनका इजाला करूंगा। तो ये अब देखें कि वनडे टीम शाहिद आफरीदी किस तरह सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा भट्टी साहब कि अब ज़रा हम डिसमिसल्स पे आ जाते हैं। और सरफराज कल जिस तरीके से आउट हुए, पहले तो वो मिचेल ने आते ही उनको पहले लटखड़ा दिया था, बच तो गए, वो पहला एलबी तो उनका बच गया था, लेकिन उसके बाद जो स्टंप हुए उस पर बड़े सवाल उठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हम ज़रा वो दिखाएं भी, और डिफरेंट एंगल, जो एक एंगल दिखा रहा है आउट और एक एंगल से जो है वो कुछ दीगर मामलात लग रहे हैं। तो उसमें आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है, आउट के नॉट आउट? देखें, हमने जितनी भी दुनिया में क्रिकेट देखी है या कवर की है, हमेशा से जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि शक का फायदा बैट्समैन को जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नजर नहीं आ रहा। राशिद लतीफ जो दुनिया के बहुत बड़े विकेट कीपर रहे हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, कल उन्होंने बहुत ज्यादा एहसान रजा को क्रिटिसाइज किया। राशिद लतीफ के ख्याल में भी सरफराज अहमद आउट नहीं थे। तो इस तरह के जो फैसले हैं, आपको याद होगा सऊद शकील मुल्तान टेस्ट में जब 96 पे आउट हुए थे, वो ऐसा मौका था जब पाकिस्तान का पूरा मैच चेंज हो गया और पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। तो आईसीसी एक तरफ प्लेयर्स अगर रिएक्ट करें तो फौरन उन पे जुर्माना कर देता है, सजाएं देता है। तो अंपायर्स के लिए डेफिनेटली फार्मूला है, लेकिन अंपायर्स जिस तरह जब मर्जी आती है बैट्समैन के कैरियर से खेल जाते हैं, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आईसीसी को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में दुनिया के जो बड़े अंपायर्स हैं, जिस तरह हमने मुल्तान टेस्ट में देखा और एहसान रजा ने कल जो फैसले दिए, ये जो फॉरेन टीमें होती हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनसे थोड़ा इंस्पायर नजर आते हैं। पाकिस्तान चूंकि निस्बतन थोड़ा सा आईसीसी में
पाकिस्तान का इतना मकाम और मर्तबा नहीं है जितना इन टीमों की लॉबिंग है। तो यहाँ भी पाकिस्तान को, आपको याद होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जो कि साउथ अफ्रीका में इंडिया खेल रहा था, अश्विन के गेंद पे जो एलबी दे दिया था अंपायर ने और फिर पीछे से उसको थर्ड अंपायर ने रूल आउट कर दिया था क्योंकि वो जो रिव्यू लिया था तो फिर वो बॉल जो है वो जा रहा था बराबर से। उस पर इंडिया ने कितना सिर्फ वावेला नहीं बचाया था सर, बदतमीजी की थी। पहले रविचंद्र अश्विन ने माइक पे बाज़ाब्ता शिकायत की थी ड्यूरिंग द मैच, फिर विराट कोहली आए थे और उन्होंने जो है कहा था कि यू शुड हैव बेटर वेज टू प्ले अगेंस्ट। वो यहाँ तक आ गए थे कि जी वो 1 कंट्री 1 नेशन अगेंस्ट 11 प्लेयर। तो दोहरा मेयार तो है भट्टी साहब, कोई शक नहीं कि दोहरा मेयार है। और अंपायर्स भी देखते हैं कि किस टीम के खिलाफ वो क्या फैसला दे रहे हैं। तो यहाँ भी आईसीसी का जो पैमाना है वो आईसीसी को देखना पड़ेगा कि क्या अंपायर जो हैं हर टीम के साथ ऐसा ही सलूक कर रहे हैं, मसावी सलूक करते हैं। क्योंकि टॉम ब्लैंडन जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं जिन्होंने कल स्टंप किया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद कहा कि एक वक्त पे मुझे भी लग रहा था कि शायद सरफराज अहमद आउट नहीं है, लेकिन इतने खदशात के बावजूद पाकिस्तानी अंपायर अगर पाकिस्तान को ये नहीं कि फेवर करे, शक का फायदा अगर दे देते तो मेरे ख्याल में बेहतर था। लेकिन पाकिस्तान मुख्तलिफ मौके पे पीसीबी के जो हुकाम हैं वो मीडिया पे आके बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनको देखना पड़ेगा कि अंपायर जो हैं वो जानिबदारी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जो शक का फायदा देने वाला एक ऑप्शन है वहां पर वो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा लाइकिंग डिसलाइकिंग या थोड़ा सा मसलहत का शिकार हो जाते हैं। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और टेस्ट में इंटरेस्टिंग दौर पे खड़ा हुआ है क्योंकि अगर आज पाकिस्तान डेफिसिट उतारता है तो थोड़ा सा 50-50 हो पाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान एक डेफिसिट में वापस जाता है और न्यूजीलैंड उन पे आके फिर मामलात चढ़ाता है, मतलब मज़ीद लीड चढ़ाता है, तो फिर पाकिस्तान को एक बार फिर टेस्ट मैच बचाने के लाले पड़ जाएंगे। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ये बात की थी कि इलेक्शन जो बल्दियाती हैं सिंध की हद तक वो होंगे नहीं होंगे, कराची में होंगे, और अभी इससे रिलेटेड एक और चीज़ आ गई है। कमिश्नर हैदराबाद ने सैलाब मुतासर ज़िला दादू के कुछ इलाकों में इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी है। कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त में कहा है कि खैरपुर नाथन शाह मेहड़ में सैलाबी पानी की निकासी नहीं हो सकी, लेकिन इसलिए वहाँ बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी किए जाएँ। हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ असलम खान से। असलम, अभी हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और लीजिए ये एक नया तोहफा आ गया, बताइए इस हवाले से। हालांकि सुबह इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है हैदराबाद कमिश्नर की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जिला दादू की जो तहसील है खैरपुर नाथन शाह और मेहड़, यहाँ पर सैलाब की वजह से बदस्तूर सूरत-ए-हाल खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जो बात करते हैं वो भी ठीक नहीं है। तो खैरपुर नाथन शाह और जो जिला दादू की जो तहसील है मेहड़, इसमें बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाए। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि दादू फैसल एक ऐसा जिला है जिसमें से 70,000 अफराद अब भी जो मैं कहूंगा कि वापस नहीं आ सके सैलाब मुतासर इलाकों से, जिन लोगों ने नकल मकानी की थी। तकरीबन 73 लाख लोगों ने नकल मकानी की थी अगस्त से सितंबर के दौरान, और इस वक्त तक तकरीबन 1.5 लाख अफराद जो है वो अभी भी अपने घरों को वापस नहीं गए। उसमें से 70,000 अफराद की तादाद सिर्फ जिला दादू की है। इसीलिए ये जो हम बात कर रहे थे कि एक खत लिखा गया जिसमें खैरपुर नाथन शाह और मेहड़ का हवाला दिया गया कि सैलाबी पानी की निकासी नहीं हो सकी है। जिला दादू की जो तहसील है खैरपुर नाथन शाह मेहड़, इसमें सूरत-ए-हाल खराब है। इसलिए इन अजला में इन तालका में जो इंतखाबात है 15 जनवरी को शेड्यूल, उसको मुलतवी किया जाए। आपकी वो बात जो आपने सवाल किया था कि क्या होंगे नहीं होंगे, तो ये पहली एक चीज आई है। हो सकता है कि अब इसके बाद इसी तरह के दूसरे मसाइल भी सामने आए। तो दादू की तहसीलों के हवाले से तो खबर आ गई है कि वहां पर जो बल्दियाती इंतखाबात है उसको मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया असलम। थोड़ा और क्रिकेट के बारे से बात कर ही लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट से हाल में रिटायरमेंट लेने वाले साबिक कप्तान अजहर अली ने समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से खुसूसी बातचीत की, आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की तरफ से 97 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी करने वाले अजहर अली साहब। अजहर अली भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आई है और इंग्लैंड से हम अनफॉर्चुनेटली हारे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये पिचेस का कंडीशन उस तरह थी या हमारे पास हमने जो है वो अपनी कोई डिलीवर नहीं की परफॉर्मेंस अच्छी? नहीं, आई थिंक इंग्लैंड ने अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला और आई थिंक पॉजिटिव क्रिकेट खेली।
और आई थिंक के पहले 2 मैचेस काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, आई थिंक उनको क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने आउट प्ले किया हमें सारे, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो उसमें। तो अज़हर भाई, हमारी जो पिचेस की कंडीशन के ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती है। रावलपिंडी में 2 डिमेरिट पॉइंट आए, तो क्या कंडीशन आपने वहाँ पर खेला है, किस तरह की कंडीशन सूट करती है हमारी जो सॉयल है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसको कैसी पिचेस डेवलप करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में ज़्यादा अगर पीछे रिकॉर्ड हिस्ट्री था तो ज़्यादा स्पिन होता नहीं है, क्योंकि मिट्टी इस तरह की है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आई थिंक क्रिकेटर्स को देखना पड़ेगा किस तरीके से स्पिन हो सकता है। और बाद में देखा मुल्तान में भी टर्न हुआ और कराची में भी थोड़ा टर्न मिला, लेकिन जिस तरह गेम चलती है टर्न स्लो होता जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। दुबई में हमें जो है ना थोड़ा शार्प, जैसे जैसे गेम होती थी टर्न ज़्यादा होना शुरू हो जाता था, तो ये विकेट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो वो ऑब्वियसली ये तो क्रिकेटर्स का काम है, और जिस तरह हम ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट चाहती है पिच बनाने का, तो जब तक हम उस तरीके से नहीं बनेंगी तब तक रिजल्ट्स जो है वो मुश्किल होगी हमें। अपनी टीम जिस तरह हम कम्बिनेशन बनाते हैं स्ट्रेंथ को देखते हुए, तो उस तरीके से हमें रिजल्ट्स फिर मुश्किल से आएंगे। अच्छा सर भाई, कराची में अभी टेस्ट मैच जारी है और पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आखिर बचा ही लिया आखिरी मैच, और उसके बाद अभी जो है मैच चल रहा है। सऊद शकील ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, सरफराज ने काफ़ी अच्छी, इमाम ने अच्छी खेली है। तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह पहले आप लोगों के दौर में असद शफीक की आपकी पार्टनरशिप लगती थी, ऊपर से बैटिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती थी, अब वो उस तरह का दौर आ गया कि आपको बैट्समैन टेस्ट मैच में ख़ास तौर पर पक्के बैट्समैन मिल गए? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह सऊद शकील ने जिस तरह उसने स्टार्ट लिया है, आई थिंक सारे मैचेस में ऑलमोस्ट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आज भी उसने सेंचुरी की है माशाल्लाह। तो आई थिंक कि उसने बड़ा टेम्परामेंट दिखाया, और स्पेशली जब लास्ट गेम थी काफ़ी प्रेशर आ गया था, और ऑलमोस्ट लंच के बाद हमारी 7 विकेटें गिर गई थी। उस वक्त उसकी वसीम के साथ जो पार्टनरशिप हुई है, आई थिंक उस पर बड़ी क्रूशल थी। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए जितने भी मिडिल ऑर्डर है, सलमान अली आगा ने भी परफॉर्म किया है, सरफराज अहमद की ज़बरदस्त वापसी हुई है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, बाबर की इनिंग्स लगी हैं, तो आई थिंक इमाम ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। तो आई थिंक कि बैट्समैन ने रिस्पॉन्ड किया अंडर प्रेशर, और होपफुली इंग्लैंड की सीरीज़ को अगर आप देखें तो वो ज़रूर गई ख़राब, लेकिन बैट्समैनों ने उसमें भी परफॉर्मेंस दी, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ सकी उसमें। तो अभी भी ये है कि आई थिंक कि ऐसा ऐसा जितने प्लेयर्स जितना सेटल डाउन होंगे उतना ये अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाएंगे। अच्छा अज़हर भाई, हमने देखा कि माशाल्लाह 97 टेस्ट मैच बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान की तरफ से, इतनी मरतबा रिप्रेजेंट करने का ख्वाहिश थी दिल में कि 100 टेस्ट मैचेस होते और पाकिस्तान के पर बल्कि पूरी दुनिया के 100 खेलने वाले खिलाड़ियों में नाम आता। खुशी है, अभी दिल मुतमईन है, टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया आपने ओवरऑल क्रिकेट से? देखिए, ऑब्वियसली ख्वाहिश तो ज़रूर थी, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, लेकिन आई थिंक कि दिल ने आवाज़ दी कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, और मैं मुतमईन हूँ बिल्कुल। ख्वाहिशात तो कई आपकी रह जाती हैं, लेकिन इन दी एंड अगर आप पॉजिटिव्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ काम है। अच्छा, लास्ट में सर रमीज़ राजा साहब चले गए और अब सेठी साहब आ गए, मैनेजमेंट कमेटी आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, शाहिद अफरीदी सिलेक्शन कमेटी का, बूरी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए। आप क्या समझ रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जो बहाली हुई है, ख़ास तौर पर जिधर सैकड़ों खिलाड़ियों का चूल्हा बंद हो गया था, कितनी आपको खुशी हुई है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाल होने से? बिल्कुल, बहुत खुशी हुई है। आई थिंक कि तमाम क्रिकेटर्स बहुत खुश हैं, और मेरे ख्याल में इसके लिए हमने पहले भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका था। अच्छा, मुझे याद है, सॉरी मैं अभी बात काट रहा हूँ, मुझे याद है कि आप इमरान खान साहब के पास भी गए थे इस हवाले से कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली होनी चाहिए, तमाम आप भी, मिसबा भाई भी, फीस भाई भी गए थे। जी बिल्कुल, हमने कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया था, लेकिन ये है कि अब खुशी की बात है कि दोबारा रिवाइव हो रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी क्रिकेटर्स जो अभी काफ़ी क्रिकेट छोड़ भी गए थे तो दोबारा क्रिकेट की तरफ वापस आएंगे, और जो है वो उनकी जॉब्स का भी फ़ायदा होगा, फिर और ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलेंगे इसमें। बहुत शुक्रिया अज़हर अली, पाकिस्तान की तरफ से 97 टेस्ट मैचेस में रन्स के अंबार लगाने वाले टेस्ट क्रिकेटर थे, और रिटायरमेंट ली रिसेंट पास में उन्होंने, और उनका यही कहना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जो बहाली हुई है उससे बहुत खुशी हुई है, और तमाम जितने सैकड़ों खिलाड़ी बेरोज़गार हो चुके थे अब उनके घर में दोबारा चूल्हा रोशन होगा। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में रेजिन आर्ट से जुड़ी एक आर्टिस्ट ऐसी हैं जो केमिकल के इस्तेमाल से नहायत शानदार फन पारे बनाती हैं। पहले अलीना शाहिद की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इन आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं।
दीवार की शान बढ़ाते वॉल क्लॉक्स, पेंटिंग्स की तरह दीवारों पर सजे फन पारे और घरेलू तजीनो आराइश की बेशुमार अशिया, ये सब कमाल है इस्लामाबाद की रिहायशी इफ़त इरफान का, जो 18 साल से रीजन आर्ट से जुड़ी हैं, मगर बीच में एक हादसे ने उनका हाथ रोक दिया। 2005 में वी हैड एक डिजास्टर हमारी लाइफ में हुआ, मेरी सारी क्रिएटिविटी, मेरा आर्ट वर्क बर्न हो गया एंड आई लेफ्ट, डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। 2019 में कोरोना स्टार्ट हुआ था और बस उस टाइम से मैं बस करती जा रही हूँ। इफ़त ना सिर्फ घरेलू तजीनो आराइश की चीजें बल्कि शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाली निकाह प्लेट्स भी बनाती हैं। शौक से मजबूर होकर अपने तौर पर सीखे हुए काम को ऐसा जुनून बनाया कि ये फन नई नस्ल को सिखाने के काबिल हो गई। मैंने रेजन आर्ट को एज अ सब्जेक्ट लिया, बहुत सी टेक्निक्स मैंने इसमें इनोवेशंस की, मैं जो टेक्निक देखती थी मैं उस पर काम करती थी, बहुत सी चीज़ें मैंने फेस की और फिर मैं एक चीज़ क्रिएट करती थी। 1 ईयर मैंने इस पे इतना काम किया एंड आफ्टर 1 ईयर आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। इफ़त के ये फन पारे उनके अपने घर की सजावट के ही काम नहीं आते, बल्कि सोशल मीडिया पर देखने वाले मुँह मांगी कीमत देकर इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। इफ़त इरफान का तख्लीकी जहन और हाथों की महारत दोनों मिलकर ऐसे शाहकार तख्लीक करते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। तो इफ़त इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फनपारे बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, गुड मॉर्निंग, और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। एब्सोल्युटली फाइन शाइन, थैंक्स सो मच फॉर द ग्रीटिंग्स मैम। रेजन आर्ट हो गई और ख़ास तौर पे जो टैग लाइन है केमिकल से, बड़े लोग ना केमिकल का नाम सुनते ही थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि ओ माय गॉड केमिकल से कैसे काम हो सकता है। तो ये क्या आर्ट है, कैसी आर्ट फॉर्म है, हाउ डू यू यूज़ द केमिकल इन इट? इसमें ये है कि बेसिकली 2 केमिकल्स होते हैं, लाइक वन इज बेसिकली दिस इज अपॉक्सी रेजन, फ्लोरिंग में और डिफरेंट आर्टिकल्स में लोग यूज़ करते थे। फिर हम लोगों ने इसको अपने आर्ट में यूज़ किया। इससे 2 केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है, जब उन दोनों को हम मिलाते हैं तो फिर उसके बाद एक मिक्सचर रेडी होता है, उससे फिर हम आर्ट वर्क करते हैं। जैसे ये दोनों मिक्सचर्स आपस में मिलते हैं तो उसमें ये होता है कि उनका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और उससे फिर क्योरिंग टाइम होता है कि जल्दी क्योर हो जाता है, तो फिर वो फिर हार्ड होता है। उससे फिर हम लाइक पेंटिंग्स हैं, जियोड्स हैं, टेबल्स हैं, ट्रेज हैं, नेम एनीथिंग, हर चीज़ रेजन आर्ट से हम बनाते हैं। अच्छा। और माशाल्लाह मैं पिछले 3 साल से ये काम कर रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से। पहले मैंने स्टार्ट में 1 ईयर पूरा लगाया इस पे, मैंने इसको समझा। मैंने पहले भी अलीना को भी बताया था कि मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट लिया क्योंकि ये केमिकल था। मैं आर्ट वर्क बहुत सालों से कर रही हूँ, बीच में मेरी ब्रेक मैंने ये की, कुछ लाइफ में ज़िंदगी में हो जाता है, बट फिर मैंने रेजन आर्ट पे जब मैंने काम स्टार्ट किया, पहले मैंने 1 साल एक किस्म का उसको पढ़ा क्योंकि एक केमिकल था, इसकी विस्कोसिटी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको एज अ केमिकल लिया। फिर मैंने नई नई टेक्निक्स बनाई, मैंने देखा कि रिएक्शन फास्ट करने से रिज़ल्ट्स ये आते हैं, लो करने से ये आते हैं। फिर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वन जिसने इसकी विस्कोसिटी का लोगों को बताया कि रेज़न में भी डिफरेंट विस्कोसिटीज़ होती हैं, तो जैसे लो विस्कोसिटी, हाई है, मीडियम है। फिर मैंने लोगों को बताया कि इन तीनों विस्कोसिटीज़ के रिज़ल्ट्स डिफरेंट होते हैं, हम डिफरेंट आर्टिकल्स क्रिएट करते हैं। और माशाल्लाह पिछले 2 ईयर्स से मैं रेजन आर्ट की क्लासेस भी ले रही हूँ और मैं लोगों को बहुत सिखाया। माशाल्लाह 1600 प्लस मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और बड़े खुश होते हैं, मुझसे सीखते हैं। मैं हर दफ़ा कुछ नया इनोवेशन करती हूँ। मेरे नज़दीक आप कह लो रेजन आर्ट इज़ नॉट अ पोरिंग आर्ट, मेरे नज़दीक हर पोरिंग की एक टेक्निक है और पाकिस्तान में इस चीज़ को मैं बताना चाहती थी। मेरा एक मिशन है कि मैंने अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो चीज़ें मैं बनाती हूँ उसमें टेक्निक्स हों। पोरिंग हम 2 केमिकल मिक्स किए, पोर कर दिए मोल्ड में, MDF पे, टेबल्स पे,
मेरे नज़दीक ये आर्ट नहीं है। आर्ट ये है कि आप उससे टेक्निक्स करो। मैंने उन टेक्निक्स पे काम किया और माशाल्लाह अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आया कि अब हमने इन टेक्निक्स पे काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रही हूँ और बड़ा अच्छा चल रहा है। इफ़त, आपने कहा कि आपने इसको बाज़ाब्ता सब्जेक्ट लिया और फिर इसको स्टडी किया, आपने पर्सनली कहाँ से सीखा ये? मैंने कहीं से नहीं सीखा। मेरे साथ ये था कि मैं आर्ट वर्क कह लें कि मैं एक बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। बचपन से मैं आर्ट वर्क करती आ रही हूँ और 2005 में मेरा घर जल गया था, जिससे मेरा सारा आर्ट वर्क पूरा टोटली बर्न हो गया। लोगों के घरों में मेरा आर्ट वर्क शायद नज़र आ जाए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। एंड आई लेफ्ट टिल 2019 और 19 तक मैंने बिल्कुल रेजन आर्ट नहीं किया। फिर कोविड स्टार्ट हो गया, मेरी फैमिली को कोविड हिट किया, मेरे हस्बैंड क्रिटिकल हो गए, मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं लोगों से मिलती नहीं थी, तो इस तरह की सिचुएशन होगी। देन माई सन बॉट अ किट फॉर मी रेजन आर्ट की कि मामा डू समथिंग। तो फिर मैंने रेजन आर्ट पे काम स्टार्ट किया और फिर मैंने उसको इतना डीपली किया कि फिर मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ में ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। पूरा 1 ईयर मैंने इस पे लगाया और उसमें मैंने ना कहीं डिप्रेशन रहा, एक प्रोडक्टिविटी आ गई और फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा आर्ट था, कहीं गया नहीं है, मैं वहीं की वहीं थी। तो फिर मैंने काम किया माशाल्लाह और अब मेरे स्टूडेंट्स से आप देखें कि 40,000 माशाल्लाह मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है जो मेरे आर्ट लवर है। मेरे 1600 प्लस स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड माशाल्लाह। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लैंग्वेज बैरियर के बावजूद मेरी क्लास लेते हैं। दे आर नॉट पाकिस्तानी और उनकी लैंग्वेज उर्दू नहीं है। आर्ट जो है ना वो विदाउट बाउंड्रीज एंड विदाउट लैंग्वेज कनेक्ट करता है। अच्छा मैं आपसे मैम ये पूछना चाह रहा था, यही मेरे साथ हुआ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो आपने ये जो डिप्रेशन में क्या आलम में ये सारी चीज़ें की एंड दिस आर्ट टुक यू आउट ऑफ द डिप्रेशन। आर्ट का कोई भी फॉर्म हो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लाता है। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दैट, मैम मैं वैसे तो छोटे से लेके बड़े फनपारे तक सारे साइजेस के आपने बनाए हुए हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं एक स्टैंडर्ड साइज़ की अगर कोई चीज़ है तो लोग क्या अपने जहन में रखें कि वो कितने तक में सेल आउट हो जाती है, जिससे अगर वो इसको प्रॉपर अगर काम करना चाहें तो? जी मैम। हाँ, इसमें ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करती हूँ कि स्टार्ट में आपने कैसे स्टार्ट करना है। अपनी ये नहीं कि आपने बल्क में बाइंग कर लेनी है और जितना मैं अपनी पूरी क्लास में मैं अपनी क्लास में फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल प्रोडक्ट आपको रेजन आर्ट की हर टेक्निक सिखा देती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट में तकरीबन 14-15,000 तक आपका मटेरियल आता है, जिसमें इसके इक्विपमेंट्स हैं लाइक योर हीट गन, टॉर्च है, मेजरिंग स्केल है, यू हैव टू बाय योर कलर्स, मेकअप पाउडर्स हैं, पेस्ट है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। और द मेन थिंग इज़ रेजन खुद थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली अदर आर्ट्स के मुझे लगता है कि रेजन आर्ट जो है बाकी आर्ट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप अच्छे से मैनेज करके चलो, और मेरे स्टूडेंट जैसे मैं गाइडलाइंस उनको देती हूँ, ऑल्टरनेट्स बताती हूँ कि यहाँ से नहीं यहाँ से ले लें, इस तरह इस चीज़ को कन्वर्ट कर लें, इस चीज़ पे आप काम कर सकते हो, इस पे नहीं कर सकते, तो उससे लोगों को हेल्प मिलती है। तो नो डाउट एक्सपेंसिव आर्ट है, बट अगर आप स्मार्टली करते हो तो आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हो। इस पे ना मैम वो सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस इसकी आई हुई होती हैं, वो बड़ा खूबसूरती से इसको करते हैं। अच्छा आखिर में मुझे ये बताइएगा कि कोई जैसे कि लफ्ज़ आया केमिकल, तो कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं इसको करने के लिए, या फिर वो बेजरर केमिकल्स होते हैं? व्हाट अबाउट दैट? नहीं, इसके लिए आपको जैसे पाकिस्तान का रेजन, इसमें इम्प्योरिटीज़ कम है, ज़्यादा है, और उसमें यह है कि मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर रेस्पिरेटर पाकिस्तान में अच्छे नहीं मिलते, इसके लिए बाकायदा एक रेस्पिरेटर होता है। अब आके लोगों ने पाकिस्तान में लेने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो स्टार्ट में आए थे वो अच्छे नहीं थे। तो N95 मास्क बेस्ट है, सर्जिकल ग्लव्स पहने, अपने एप्रन वगैरह पहने, और मास्क स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो रेजन, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कनाडा का भी देखा, मैंने और कंट्रीज़ में भी देखा है, लेकिन मेरे जो पाकिस्तान का रेजन है वो उतना स्मेल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है।
तो उससे ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह N95 इज़ द बेस्ट थिंग। आप वो पहने, ग्लव्स पहने और काम सही। थैंक यू सो मच। तो हर चीज़ के लिए आपको लेनी है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से फन पारे हैं। हर खूबसूरती के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो उसको ट्रिगर करती है। कहानियों की बात ही करें तो पाकिस्तानी फिल्मी सनत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। आए रोज़ कोई ना कोई नई फिल्म रिलीज़ होती है या फिर आने वाली फिल्म्स की शूटिंग का आगाज़ होता है। इसके बावजूद पाकिस्तानी फिल्म्स के महंगे टिकट्स आवाम की इन फिल्मों तक पहुँचने से एक रुकावट बने हुए हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने इस बारे में फिल्म और टीवी के सीनियर अदाकार जावेद शेख साहब से बात की, आपको दिखाते हैं। जावेद शेख साहब बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, टेलीविज़न और फिल्म के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर के हवाले से, उसके हाल के हवाले से कि क्या माहौल चल रहा है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए कि सबसे पहले कि इंडस्ट्री जो है जिस तरह से चल रही है, मौला जट के बाद आप क्या देखते हैं 2023 में कि इंडस्ट्री की शक्ल क्या होगी, कामयाबियाँ किस तरह की होंगी? भाई मैं तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। मौला जट से पहले भी 2-4 फिल्में जो लगी थी ईद पे, नदीम बेग की और नबील कुरैशी की, दोनों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। ऊपर से मौला जट ने आके एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हिस्ट्री क्रिएट ये हुई कि भाई मौला जट के बारे में अभी कल परसों मैं देख रहा हूँ कि यार फवाद खान का CNN पे इंटरव्यू अबाउट मौला जट। हमें ये दिन भी हमने देखने थे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जिसको बहुत पीछे छोड़ा हुआ था, जिसके लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, वो आज ये इस फिल्म ने साबित कर दिया कि जब हम अच्छा ड्रामा बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में देखा जाता है तो हम अच्छी फिल्में भी बना सकते हैं। शेख साहब क्या समझते हैं कि मौला जट ने जो स्टैंडर्ड एक मार्क कर दिया है, बेंच मार्क एक बना दिया है, उसके बाद हमारी फिल्में जो रोमांटिक फिल्में हम देखते हैं या एक आम सी कहानियाँ, मोहल्ले का लड़का मोहल्ले की लड़कियाँ, एक्सेप्ट करेगी ऑडियंस हमारी? देखिए जी, एक ऑडियंस को एक अच्छी फिल्म चाहिए। वो कॉमेडी भी देखना चाहते हैं, वो सस्पेंस थ्रिलर भी देखना चाहते हैं, वो एक्शन फिल्म भी देखना चाहते हैं, वो फैमिली ड्रामा भी देखना चाहते हैं। एक अच्छी फिल्म हो जिसकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर आ गए हैं कि हम फिल्में हमारी जो है ना इंटरनेशनल क्वालिटी की है। जैसे कायद आज़म जिंदाबाद नबील कुरैशी की, और लंदन नहीं जाऊँगा हुमायूं सईद और नदीम बेग की। आप देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्में हैं, उन्होंने बाहर भी बहुत अच्छा बिजनेस किया, पाकिस्तान में भी किया। अब जो फिल्में बनने जा रही हैं वो उसी मेयार की होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि पब्लिक हमारी उसको पसंद करेगी। ईरान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी में फिल्म का टिकट जो है वो 300 रुपये का है, हमारे यहाँ जो टिकट है वो 1000 रुपये का है। आपको नहीं लगता कम होना चाहिए? पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। जैसे कि मैं हिंदुस्तान में था तो मैंने देखा कि वहाँ पर हर आदमी फिल्म जाके देखता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुबह 8 बजे एक शो शुरू किया है जिसका टिकट 150 रुपये है। उसके बाद 10 बजे का शो है, उसका 200 रुपये है। उसके बाद 1:30 बजे का शो है, 300, 500, ऐसे करते करते 1000, 1500 पे लेके। तो इसमें क्या है कि हर क्लास का बंदा आके फिल्म देख लेता है, हर क्लास को एक एंटरटेनमेंट मिल जाती है और रेवेन्यू भी बढ़ता है। ये जो 1000 रुपये का टिकट करके ख़ास क्लास तक फिल्म को महदूद कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे और आप क्या कर रहे हैं इस रुझान के खात्मे के लिए? नहीं, मैंने तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सिनेमा ऑनर से, मेरी ख्वाहिश है कि वो ऐसा करे और हमारे जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो जाके फिल्म देख सके अपनी फैमिली के साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हमारी बात हुई और बहुत सारे प्लान्स भी उन्होंने डिस्कस किए और उनका कहना है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो मुस्तकबिल है वो उन्हें रोशन नज़र आता है। सुबह हुए इतना वक्त हो गया लेकिन इसको अभी भी नींद जो है चढ़ी हुई है। अगर मैं आपसे कह रहा था ना कि हम आपको मुतारिफ़ करवाएंगे, आज बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एंड अगेन स्नो वाइट क्योंकि नाम है तो इस वेरी शाय, लेकिन जो नाइट्रो हैं वो बिल्कुल भी शाय नहीं, बाज़ाब्ता नाइट्रो अभी भी क्रिसमस मोड में हैं। आज का हमारा ये सेगमेंट करने का मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि जब ये नाराज़ होते हैं, जब ये गुस्सा होते हैं या जब ये खुश होते हैं तो उन जज्बात को कैसे पहचाना जाए। ख़ास तौर पे उसने तो मतलब उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखें आप, और ये जो है उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, वो पहली मर्तबा हमारे सेट पे जो है आया है।
तो जनाब अली, हम ज़रा अब ये जितने भी हंसी खुशी गम और जितने भी जज्बात हैं सिर्फ इंसान में नहीं, ये इन ब्यूटीज़ में भी होते हैं। और ख़ास तौर पे ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जो पेट पालना चाहते हैं लेकिन वो बिल्कुल बिगिनर हैं। हम घरों में पाल तो लेते हैं लेकिन लोगों का जो जानवर पालने का जो नया शौक़ होता है ना, उन्हें मालूम नहीं होता कि ये बेचारे किस वक्त सैड हो जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ये अग्रेसिव भी हो जाते हैं। वैसे तो ये टेल वैग कर रहा है अपना थोड़ा थोड़ा, तो ये थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ वेटरनरी डॉक्टर असफंदियार अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असफंद। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल देम। ठीक है, अच्छा मैंने तो ये आपसे पूछ लिया कि आप कैसे हैं और आपने बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं इनसे कैसे पूछूं कि ये कैसे बताएंगे कि ये ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रो। हाँ जी सर, नाइट्रो जैसा कि एक डॉग है, तो डॉग जो हैं, जितने भी डॉग कैट्स जितने भी पेट्स हैं, वो अपना जितने भी उनके मूड्स होते हैं, अपना बिहेवियर जो है वो प्रॉपर शो करते हैं। कुछ सिग्नल्स ये ऐसे देते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और खुश हैं। अच्छा, जैसे अगर आपने डॉग को चेक करना है कि वो खुश है, हेल्दी है, एक्टिव है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है, डॉग्स जितने भी होते हैं मोस्टली एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होंगे, प्लेफुल होंगे, और दूसरा अपनी टेल वेग करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर फ़र्ज़ करें ये सिक है या कोई इस तरह से ठीक नहीं है, खुश नहीं है, तो ये डल हो जाते हैं और खाना पीना कम कर देते हैं। कुछ केसेस में तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको पता चल सकता है कि ये अभी खुश नहीं है या थोड़ा बीमार है। सही। और दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें इन्हें कुछ चाहिए, तो उसके लिए ये आपको प्रॉपर सिग्नल देते हैं। जैसा कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको खाना चाहिए, ठीक है, तो ये आपके पीछे पीछे जाएंगे। हाँ। और आपको अपने खाने के बर्तन की तरफ लेके भी जाते हैं। और दूसरा, अगर ये एग्रेसिव हो रहे हो, तो डॉग के एग्रेशन में जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो अपनी बॉडी का थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करते हैं। अच्छा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी टेल है। ओके, अपनी टेल जो है वो कहते हैं दुम सीधी कर लेते हैं, टांगों के दरमियान में ले लेते हैं। अच्छा, और कान अपने खड़े कर लेंगे, यानी कि कान से लेके दुम तक, ये वो सारी चीज़ें जो बताती हैं कि ये एग्रेसिव। एग्जैक्टली, ठीक है। और उसमें अपनी जो कान खड़े कर लेंगे, और जो बॉडी का है पूरी शेप वो पोस्चर है वो थोड़ा सा एग्जैक्टली थोड़ा सा कर्व आर शेप बॉडी कर लेते हैं ताकि अटैक करना इजी हो। अच्छा, वैसे पेट अगर है मेरे पास, जैसे ये शिजू पेट है मेरा, और ये कब अपने मालिक से अग्रेसिव हो जाता है? जो बेसिकली जो डॉग्स हैं ये बहुत ही लॉयल एनिमल हैं कि ये अपने मालिक के साथ इस तरह से होते नहीं करते। इनका एग्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है फियर से। जब ये डरते हैं उसके बाद ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक एग्रेशन शो करते हैं। मतलब इसी तरह इंसान भी जो अगर फ़र्ज़ करें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके पीछे की जो एक रीज़न होती है वो एक डर होता है। तो इसीलिए इसी तरह इनका भी जो मेन चीज़ है वो फियर। जब ये डरते हैं उसके बाद ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए कर सकते हैं, और उसी में उसके लिए भी पीछे कुछ इस तरह के साइंस होते हैं जिसमें मतलब टेल को टांगों में ले लेना, कान खड़े करना। अच्छा, डॉग्स के बारे में कहा जाता है कि इनको यू हैव टू शो, नॉट इन नेगेटिव वे, बट यू हैव टू शो कि आई एम द मास्टर। क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई वीकनेस जाती है, या फिर जैसे आपने कहा, ये जो एनिमल है ख़ास तौर पे इतना प्यारा है कि ये सूंघ लेता है कि आप डर रहे हैं इससे। ये जितना डरेगा, आप जितना डरेंगे ये उतना आपसे डरेगा या फिर अग्रेसिव होगा। ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो डॉग्स होते हैं इनको अल्लाह ताला ने स्पेशल एबिलिटी यही दी हुई है कि इनकी जो स्निफिंग पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इवन जब हम एक इंसान डरा हुआ है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जी, उस डर की वजह से। ये उन चेंजेस को स्मेल कर लेते हैं। दैट्स वाई कि फिर हमें उसी तरह से ही रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम अफेक्शनेट हैं, लविंग है टूवर्ड्स डॉग्स, तो उसमें फिर जब वो हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं उनको भी ये स्मेल कर लेते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जैसे जो स्ट्रे डॉग्स भी हैं गली में, अब जैसे देखते हैं ना लोग, उनसे देखते हैं उनको पत्थर मार देते हैं, तो भाई आप डर रहे हैं तो वो भी डरेंगे। और अगर आप उनको सिर्फ हल्का सा यूं ऐसे ऐसे करके और थोड़ा सा चुमकार के बुलाएं, तो वो इवन स्ट्रे डॉग है और वो आपको शायद जानता भी नहीं, दूसरी तीसरी बार में आपके पास वो आ जाएगा। अच्छा, डॉग्स की तो हमने बात कर ली, अब ज़रा हम ये स्नो वाइट और ओरियो की तरफ ज़रा आते हैं। कहा ये जाता है जितना वफ़ादार जो है वो डॉग होता है, वफ़ा इतनी ये नहीं दिखाते हैं। ऐसा ही है? ऐसे ही है। कैट्स थोड़ी सी ज़्यादा मूडी होती हैं डॉग्स की निस्बत।
एक्चुअली कैट्स जो हैं उनका अपने मास्टर को या अपने जो उनके ऑनर हैं उनकी तरफ बिहेवियर जो होता है वो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह से ही उनको रिएक्ट करती हैं। या तो वो अपने ऑनर को अपनी अम्मा समझते हैं या फिर अपना बच्चा समझते हैं। ये डॉग्स, कैट्स, अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये कैट्स के लिए एक इंसान ऐसी है, अगर वो एक ही कम्युनिटी में एक ही घर के अंदर रह रहे हैं कि वो एक बड़ी कैट है, तो उस बड़ी कैट को वो या तो अपना बच्चा समझेगी या फिर अपनी माँ समझेगी। सही। अगर तो वो माँ समझ रही है फिर वो आपको हर बात मानेगी, पूरी कमांड सीखेगी, सब कुछ होगा जो मतलब एक पेट से रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर वो आपको बच्चा समझ रही है अपना, तो फिर नहीं, फिर वो आपको मूड भी दिखाएगी, आपको अगर आप उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं आपको स्क्रैच भी करेगी, स्क्रैच भी मारेगी। ओके, अच्छा। अब अगर इसमें पता करना हो कि आपकी जो कैट है वो आपको बच्चा समझ रही है कि अपनी माँ समझ रही है, हाँ। तो उसमें एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास शुरू से है ना वो किटन एज से, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसने आपको लाके कोई चीज़ हंट करके आपको दी होगी, चूहा मार के लाके आपके पास रख दिया होगा, बर्ड लाके रख दिया होगा, तो इट मीन्स कि वो आपको अपना बच्चा समझ रही है और वो आपको ट्रेन कर रही है इस तरह से इस तरह से। अच्छा, ये तरह ब्रीड तो मुझे बताएं ना, पहले ज़रा इनकी बताएं, ये बड़े गुसीले नज़र आ रहे हैं मुझे। सर ये दोनों पर्शियन कैट्स हैं। दोनों पर्शियन हैं। हाँ जी, इनका फेस जो टेक्सचर है वो पंच फेस है। पंच फेस, यस। तो दैट्स वाई ये थोड़ी सी इस तरह से थोड़ा सा गुस्से में नज़र आ रहे हैं ये, और थोड़ा सा ये बड़ा सुकून में और वो थोड़े से। अच्छा, ये क्या है कि जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, अभी आप कैसे मुझे गेज करके बता सकते हैं कि वो थोड़ा सा एनर्जेटिक मुझे लग रहा है और ये तो जब से मेरे पास आया है ना तब से बस ये काम हो गया है। ये सर कैट्स जो होती हैं, कैट्स के बारे में जो इनका यही होता है कि जैसे आप इनको थोड़ा सा पेट करना शुरू करते हैं ना, जैसे वो उसको पेट कर रहे हैं, वो सुकून से बैठी पेट करवा रही है, इस तरह आप इसको पेट कर रहे हैं, ये बैठे रहेंगे। तो इनको काम करने का ईजीएस्ट तरीका यही होता है कि इनको पेट करना शुरू करें, गोद में बिठाएं और ये काम हो जाता है। बिल्लियों के हवाले से कहा जाता है कि इनके मूड स्विंग बड़े होते हैं और नखरे वाली भी बड़ी होती हैं, तो ये क्यों दिखाती है नखरे भाई? और कैसे पहचाने? जैसे आपने डॉग का बताया कि अगर वो अग्रेसिव हो रहा है तो वो टेल जो है वो बॉडी के बीच में दबा लेगा और थोड़ा सा क्राउच कर लेगा। तो इनको हम कैसे पता कर पाए कि ये जो है आज मूड में नखरे दिखा रही है? बेसिकली शी नीड्स लव। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें कैट्स में जब कैट को इफेक्शन चाहिए होती है या थोड़ा सा लव चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है, तो इसमें सबसे बेसिक जो सबसे पहली चीज़ है वो ये एक परिंग साउंड निकालना शुरू करती हैं। यस। वो कुछ वाइब्रेशंस होती हैं इनकी बॉडी में जिनकी वजह से वो साउंड आता है, तो पर करेंगी ये। yes. और आपके पास आके आप खुद ये अपना टाइम, मतलब कैट्स ऐसा है कि उनको जो चाहिए वो खुद पूरा कर लेती हैं अपना, मतलब उनको अफेक्शन चाहिए तो खुद आपकी गोद में आके बैठना शुरू हो जाएंगे। yes. और दूसरा कैट्स का जो एग्रेशन है उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मतलब जो हमें पहले से मतलब फोर्सिंग कर सकते हैं कैट की बॉडी को देख के कि अब ये एग्रेसिव हो रही है, अटैक में आएगी या बाइट वगैरह तो नहीं करेगी। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये अपनी आँखों से, इनकी आइज़ जो होती हैं ये थोड़ी सी उनको छोटा कर लेती हैं, सुकेड़ लेते हैं। और जो दूसरी इनकी जो टेल है, वैसे कैट हैप्पी मूड में टेल ऊपर रखती है, ये सारा वो देखें उसने ऊपर उठा के रखी हुई है। हाँ। ये टेल नीचे कर लेंगी, सीधी कर लेंगी, सही, या बिल्कुल नीचे करके उसको अभी वो हैप्पी मूड में कर देंगी। अभी वो हैप्पी मूड में। अभी वो हैप्पी मूड में। ओके, तो आपने देखा भाई कि जो मोड जो है ना वो अगर आप फर्स्ट ओनर हैं पेट के और अगर आपको नहीं पता कि कैसे ये नखरे दिखाते हैं और इनके क्या, तो आज हमने बड़ी ज़बरदस्त बात की। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और हम सिर्फ कैट्स और डॉग्स पे नहीं, आगे आने वाले दिनों में मज़ीद जो एनिमल्स हैं ना उस पर हम ज़रा बात करेंगे। तो जनाब आली, जब तक मैं स्नो वाइट जो हैं उनको मज़ीद इनसे थोड़ा सा खेलता हूँ और थोड़ी सी इनसे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं यार ये, और थोड़ा सा टेल ये देखें आप, ये वैगिंग ये देखें है इसी में छुप गया। खैर, तो जितने ये खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत हमारा अगला पैकेज भी है, वो ये कराची की तालीमी बाग में सजा गुले दाऊदी की नुमाइश, और क्या कुछ यहाँ पे हुआ आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। स्नो वाइट कराची के जिला वस्ती के तालीमी बाग में उतरे बहार के रंग, गुले दाऊदी की नुमाइश ने समा बांध दिया। 5 रोजा नुमाइश में 60,000 से जायद पौधों में 50 से जायद मुख्तलिफ रंगों के फूल खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तलहा सलीम ने बताया कि पिछली मरतबा 30,000 पौधे थे, इस साल 60,000 पौधे हैं। नुमाइश का इनेकाद शहर के दीगर इलाकों में भी किया जाएगा। गुले दाऊदी का आप फ्लावर शो देख रहे हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान में हमें बताया गया है कि 3 जगह होता है और जिसमें से एक DMC सेंट्रल है, जो कि एक बड़ी प्राउड बात है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखूँगा कि ये 4 फ्लावर शो से ज़्यादा हम करें, 6 करें,
और इसको बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह करें। तालीमी बाग में सजी गुले दाऊदी की नुमाइश इतवार तक सजी रहेगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ सावरी, समा, कराची। अच्छा जी, कोरोना का जब वार हुआ था और डेंगू के बहुत सारे लोग शिकार भी हुए थे, नज़ला ज़ुकाम उनको हुआ था, ऐसे में कहा हमें ये सबसे ज़्यादा गया था कि आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो बड़ा वीक हो जाता है। तो अब हम अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को नेचुरली किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, इस पर ज़रा हम आज बात कर लेते हैं। वैक्सीन, दवाएँ और दीगर तजवीज़ करदा इलाज तो है ही, लेकिन हम नेचुरली बैक्टीरिया और वायरस को किस तरह एक वॉल बना सकते हैं और मुदाफ़ियती निज़ाम जो है उसको मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि यही तो वो निज़ाम है जो हमें मुख्तलिफ अमराज से जो है वो बचाता है, इसका बोझ बर्दाश्त करता है। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच। सर बताएं, इस आज जो है आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या बना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आज जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम एक एहतियात बताएंगे जी। अपनी नींद पूरी करें, आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, और दूसरा अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी इस तरह कर लें कि शाम के औकात में या किसी भी टाइम में आधा घंटा वॉक करें आप। और दूसरी चीज़, जो ऑयली चीज़ें हैं, गैर हाइजेनिक चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल ज़रा सा कम कर लें आप, तो इंशाल्लाह ताला आप वैसे भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती जाएगी। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोरी फ़ील होती है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है और खाने पीने में भी भूख की कमी हो जाती है और साथ में कलर भी डिम हो रहा होता है, सुस्ती काहली महसूस होती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती जाती है, बीमारियाँ अटैक कर रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। वो ये है कि किशमिश आप लोग खाते हैं, ये किशमिश है, इसके आप तकरीबन 1 चम्मच के बराबर आप 10-12 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें। और इसके साथ जो है ये ज़रिश शीरी है, ज़रिश शीरी, ये 1 चाय वाली चम्मच। ये भी एक किशमिश की तरह फल होता है, इससे केक वगैरह में भी डाला जाता है, लेकिन किशमिश का पौधा अलग होता है, ये अंगूर से बनता है। और जो ज़रिश के, ये सुंबल एक बूटी होती है जो कि हज़ारा और इन साइडों पे बहुत होती है। जब ये रेड कलर का होता है ये तुर्श होती है, और जब ये ब्लैक हो जाती है तो ये शीरी हो जाती है, यानी मीठी हो जाती है। तो ये फैटी लीवर के लिए भी बहुत बेहतर है, जिगर के अमराज के लिए भी बेहतर है, यरकान के असरात को ख़त्म करती है, हेपेटाइटिस के असरात को ख़त्म करने में मदद देती है, और दूसरा खून की कमी को ये पूरा करती है। तो आप इसे रात को भिगो दें इसी तरीके से, और सुबह निहार पेट ये किशमिश और ज़रिश खा लें और इसका बचा हुआ पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना कीजिएगा, आप देखिएगा आप खुद अपने आप को एक्टिव फील करना शुरू हो जाएंगे, आप उठ खड़े होंगे, काम काज में दिल लगेगा, चलने फिरने को दिल करेगा आपका। जिस तरह आप सुस्ती काहली रहती है, दिल चाहता है मैं लेट आ रहा हूँ, कोई काम ना करूँ, चीज़ें भूल जाते हैं, मुंह का जायका ख़राब हो रहा होता है, भूख नहीं लग रही होती, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, ये उनको भी ठीक करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी सूरत में भूलने की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, दिमाग फजूल का चलना शुरू हो जाता है, एक बात की 4 की 8 निकालने शुरू होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी और की देख लेते हैं, कहते हैं कहीं मुझ में तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी चीज़ें एक आजकल हो रही हैं लोगों के साथ। तो ऐसी सूरत में आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है ये काजू, काजू आप लेंगे तकरीबन 50 ग्राम, और इसके साथ आप डालेंगे बादाम। इनको पाउडर नहीं बनाना है, इससे सिर्फ क्रश करना है, आपने ऐसे कुचल लेना है, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है। और देखिएगा आपकी जो मेमोरी है वो भी बेहतर होती जाएगी। दूसरा ये है कि जो जिस तरह दिमाग चल रहा है, वहम कर रहे हैं, एक बात की 4 के 8 निकालते हैं, रोने को दिल करता है, ये वो सारी चीज़ें आपकी कवर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने आप को खुश रखा करें। टेंशन डिप्रेशन जितना अपने ऊपर हैवी करेंगे आप उतना दवाइयों के करीब चले जाएंगे। तो इन टेंशन, जैसे कोई जहन में ख्याल आता है, आपके नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो आप कहें मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, और अपने आप को कहीं बिज़ी कर लें। आप यकीन जानिए जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर होते जाएंगे। और दूसरा ये कि अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली कीजिए। आप नींद अपनी पूरी किया करें 8 घंटे की, साथ में पानी का टेक जो है हर 1-1.5 घंटे के बाद 1 आधा गिलास ज़रूर पिया करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका। और आखिर में ये तो मेरे पास से भी चली गई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि उनको जाने का, तो आज के शो से हम आपसे लेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, और अगर आपने कोई पेट पाला है और अगर नहीं भी पाला, कोई स्ट्रे एनिमल है, तो जिस तरह आप अपने बच्चों के साथ काइंड रहते हैं, इनके साथ भी काइंड रहें। तो मेरी तरफ से और स्नो वाइट
साइड की तरफ से आपको बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। आपसे मुलाकात होगी, कल रखें अपना ख्याल। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।